नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज 15 अगस्त है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आज के इस रीजनिंग प्लस मैथ्स वीडियो में आप लोगों के सामने मैंने टोटल 12 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। और वीडियो के अंत में ज़रूर ये बता देना कि आपने 12 में से कितने सवालों का सही जवाब कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से तुरंत क्या नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके फुल वीडियो को देख पाएंगे। और अगर आपका कोई भी रिश्तेदार या दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनको भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना है। अब देर न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको देखना है। नंबर क्या है? 5 है, 11 है, 24 है, 51 है और 106 है। तो इसका डिफरेंस देखते हैं हम पहले, ठीक है। तो 5 से 11 तक का डिफरेंस कितना होगा? 5 में अगर हम +6 कर देंगे तो 11 आएगा। अब 11 से 24, 11 में अगर हम +13 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 में अगर हम +27 कर देंगे तो 51 आ जाएगा। 51 में भी अगर हम +55 कर देंगे तो 106 आ जाएगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे? यहाँ पर वही मेन बात है। अब इससे क्या लॉजिक बनता है? 6 है, 13 है, 27 है, 55 है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 13 कैसे बना सकते हैं? 6 इंटू 2 12 +1 13। अब इधर 13 से 27, 13 इंटू 2 26 +1 27, 27 इंटू 2 54 +1 55। तो उसी तरह से यहाँ पर 51 इंटू 2 110 +1 111 होगा। तो +111 होगा। तो 106 के साथ 111 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 217। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर क्या आएगा? 217। ये किस ऑप्शन में है? आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। 125 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बीच में लंबी भुजा के साथ 3 मीटर चौड़ी और 3 मीटर चौड़ी एक पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान के क्षेत्रफल कितना हो? वही हमको निकालना है। मतलब क्या है? एक प्लेग्राउंड है, खेल के मैदान है, ऐसा है, ठीक है। इसका लंबाई कितना है? 125 मीटर है और चौड़ाई कितना है? चौड़ा आपका 75 मीटर है, ऐसा बोला है पहले सवाल में। बाद में क्या बोला है? एक मैदान के बीच में लंबी भुजा के साथ 3 मीटर चौड़ी एक पैदल पट्टी है। ऐसा एक फील्ड के बीच में एक पैदल पट्टी है। लंबाई तो इसका भी 100 ऊपर का 125 है, तो ऐसा ये बीच का भी 125 ही होगा। लेकिन चौड़ाई कितना है इसका? बोला है 3 मीटर। 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको छोड़कर, ये बीच वाला को छोड़कर इधर का और इधर का टोटल मिलाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। पहले हम लेंथ पकड़ेंगे। कितना है? 125 है और ब्रेथ कितना है? 75 मीटर। अब इनका एरिया निकालना के लिए क्या करना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया होगा। तो 125 इंटू 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका एरिया आ जाएगा। अगर हम 125 इंटू 75 इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 9375 आएगा, ठीक है। अब हमको 20 का भी निकालना होगा। 20 में कितना था? लंबाई आपका लेंथ कितना था? लंबाई तो सेम ही होगा 125। देखिए लंबाई तो 125 ही है, चौड़ाई लेकिन कितना है? चौड़ा आपका 3 है। तो यहाँ पर ब्रेथ क्या होगा? 3 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 175 इंटू 3 375, ठीक है। अब देखिए जब हमने पहले सभी टोटल का निकाला था
तो कितना आया था 9375 टोटल का एरिया निकालने पर। और 20 का एरिया निकालने पर 20 का एरिया कितना निकला था 375। तो अगर हम 20 को छोड़ के इस साइड और इस साइड का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा अब देखिए। तो हम अब 20 का निकालेंगे तो 9375 से हम 375 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 9000 स्क्वायर मीटर आएगा। तो आपका बी ऑप्शन में 9000 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। 1184 में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटाने पर वो 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। What number of the following should be deducted from 1184 to make it exactly divisible by 11? 21। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पर कितना है 21 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब 21 में अगर हम 2 + 1 करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब उस नंबर का भी हम प्लस करेंगे तो 3 से डिवाइड जाना पड़ेगा तभी हम उसको बना सकेंगे। अब देखिए जैसे कि अब हमको 4 ABCD है, एक एक करके चेक करना होगा यहाँ पर। तो 1184 से हम पहले ए ऑप्शन को ट्राई करेंगे, 15 माइनस करके देखेंगे तो कितना होगा 14 - 5 9, 7 - 1 6, 11 का 11। अब इनको प्लस करेंगे 1 + 1 2 + 6 8 + 7 + 9 17 होगा। 17 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 3 × 5 15, 3 × 6 18। तो 17 को नहीं कर सकेंगे तो इसको भी हम नहीं कर सकेंगे अब, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। अब अगला 12 को देखेंगे। अब हम 12 को बनाएंगे, माइनस कर देंगे तो 4 - 2 2, 8 - 1 7, 11 का 11, 1 + 2 3 + 7, 1 + 1 2 + 7 9 + 2 11। 11 को भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे तो आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब तीसरा या चौथा में से कोई एक होगा। अब तीसरा चेक करेंगे हम। 1184 से हम 8 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 14 - 8 6 7 11। अब इनको प्लस करेंगे 1 + 1 2 + 7 9 + 6 15। 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर हम 1176 को ट्राई करके देखते हैं किससे, आपका 21 से डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है कि नहीं। 21 × 5 कर देंगे तो कितना होगा 5 × 5 5, 5 × 2 10। तो कितना हुआ 2 1 6। 21 × 6 कर देंगे तो 126 हो गया, मतलब डिविजिबल हुआ। तो हमने क्या ऐड करने पर 1184 को डिविजिबल हुआ तो 8। तो आपका 8 आंसर सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति के सही छवि होगी। तो इसका मिरर इमेज हमें निकालना है। अब मिरर इमेज में एक बात याद रखिए, अगर मिरर आपका लेफ्ट या राइट में हो तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है। लेकिन अगर मिरर यहाँ देखिए ऊपर के साइड है M और N, कभी ऊपर या नीचे के तरफ मिरर हो तो क्या होता है उसका वाटर इमेज बनता है। तो वाटर इमेज में कैसा बनता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है, ठीक है। तो फिर ये वाला साइन देखिए, ये ऊपर जाएगा तो आपका ए ऑप्शन में ऊपर है, ये आपका लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में ही होगा। लेकिन ये इसका राइट साइड में है, ऊपर तो है लेकिन राइट साइड में है, तो ये आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। और सी ऑप्शन में देखिए नीचे की तरफ है तो ये भी आपका नहीं होगा, या तो आपका ए या तो डी होगा। अब ये देखिए ये डी जैसा है, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, इधर है, लेकिन इसका तो इस साइड है तो ये आपका डी भी नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। एक पुरुष अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है
और अपने बेटे की आयु का 4 गुना है। यदि 3 वर्ष बाद बेटा 15 वर्ष का हो जाता है तो पत्नी का वर्तमान आयु क्या है? A man is 3 years older than his wife and 4 times as old as his son. If the son becomes 15 years old after 3 years, what is the present age of the wife? तो लड़के का प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कितना? x years। तो उसका फादर का एज कितना होगा? या हस्बैंड का बोले तो भी चलेगा, या फादर का, उसका कितना है? 4 टाइम्स है बेटे का, 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो 4x होगा पापा का एज, उस लड़के के पापा का, फादर का। अब यहाँ पर सवाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? 3 साल बाद इफ द सन बिकम्स 15 years ओल्ड आफ्टर 3 years, तो अभी कितना है बेटे का एज? x years है। x years में अगर हम +3 कर देंगे तो वो कितना होगा? 3 साल बाद 15 साल का होगा। तो x इक्वल टू 15 माइनस 3 कर देंगे तो कितना होगा? 15 माइनस 3 12। मतलब x का वर्तमान का आयु कितना है? तो फिर बेटे का 12 साल का है ये। ठीक है, अब हमें उसके माँ का आयु निकालना है। अब उसका माँ का उम्र अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि हम पहले पापा का निकालेंगे। तो यहाँ पर पापा का कितना है? 4x है, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 12 है। तो 4 इंटू 12 कितना होगा? 48। अब सवाल में क्या बोला था? ए मैन इज 3 years older than his wife। उसके पत्नी की उम्र से वो पुरुष की उम्र कितना ज़्यादा है? 3 साल ज़्यादा है। तो अगर पुरुष का उम्र अभी कितना है? 48 है, तो उसका पत्नी का कितना होगा? 3 साल कम है पत्नी का, तो 45 years होगा उस ओमेन का या मदर का, लड़के का मदर या उस पुरुष के वाइफ का एज कितना है? तो फिर 45। आपका डी ऑप्शन में 45 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। एक व्यक्ति सुबह 8 बजे अपने घर की ओर चलता है और अपनी दाएं की ओर अपनी परछाई देखता है। वो किस दिशा में चल रहा है? A person walks toward his house at 8 a.m. and observes his shadow to his right. In which direction is he walking? तो चलिए पहले हम इसका दिशा बनाते हैं, डायरेक्शन। ऊपर के तरफ नॉर्थ होता है, नीचे के तरफ साउथ, दाएं के तरफ ईस्ट और बाएं के तरफ वेस्ट होगा। अब किस टाइम क्या बताया है? 8 AM, मतलब सुबह के टाइम है। तो सूरज किस तरफ उगेगा? सूरज सनराइज होगा आपका पूरब के तरफ, इधर सनराइज हुआ है। ठीक है, अब अगर वो आदमी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो इसका शेडो किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि सन इधर है तो इसका शेडो इधर होगा। तो इसके पीछे हुआ है, इसके दाएं की तरफ शेडो नहीं हुआ है, तो आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर इसका शेडो इधर यहाँ इसके ऊपर गिरेगा तो इसका शेडो इधर आ जाएगा। तो ये ऊपर नॉर्थ का आदमी, सॉरी ये साउथ है, साउथ का आदमी उधर जाएगा ना। ये मान लीजिए यहाँ घर है, तो साउथ से उधर जाएगा तो इसका शेडो इधर गिरेगा। तो इधर इसका क्या होगा? लेफ्ट होगा। राइट में बोला था ऑब्जर्व हिज शेडो टू हिज राइट, दाएं की तरफ होना चाहिए, लेकिन बाएं की तरफ इसका शेडो गिर रहा है, तो आपका साउथ भी नहीं होगा। अगर ईस्ट की तरफ से जा रहा है तो इसका शेडो इधर गिरेगा। ठीक है, तो फिर इसका इस साइड क्या होगा? लेफ्ट होगा, तो ईस्ट भी नहीं होगा। अब नॉर्थ को भी चेक करते हैं। अगर इधर से नॉर्थ से इधर आ रहा है तो इसका शेडो इस आदमी का इधर आ रहा है, तो इसका शेडो इधर होगा। तो इधर से इस साइड क्या होगा? आपका राइट होगा। तो आप वो आदमी नॉर्थ से जा रहा है तो उसका घर इधर है। तो अब यहाँ सवाल में पूछा इन इस डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, वो किस डायरेक्शन में वो जा रहा है? तो इधर आ रहा है, तो इसका नीचे की तरफ आ रहा है, तो दक्षिण की तरफ आ रहा है आदमी। मैंने गलती से ये नहीं, ये साउथ नहीं, पहले इधर जा रहा है, तो ये साउथ नहीं होगा, नॉर्थ नहीं होगा, इसका साउथ होगा आंसर। सवाल में क्या बोला था? इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, वो किस दिशा में चल रहा है? तो इस दिशा में चल रहा है, तभी ना, तो इस दिशा क्या होगा? आपका साउथ होगा,
ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो साउथ होगा, नॉर्थ नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये नॉर्थ और साउथ में कन्फ्यूज हुआ तो मैं इसको एक बार आपको ज़रूर समझाऊंगा फिर, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत टिक किया था, शायद आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, अगर वो आदमी साउथ के तरफ था और घर इधर बीच में है तो वो नॉर्थ के इधर जाएगा। अब उधर जाएगा तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। तो इसका लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। तो वो दक्षिण उत्तर की तरफ नहीं जा रहा है, तो आपका नॉर्थ नहीं होगा। वो इधर नॉर्थ के साइड में था, वो पूरब की तरफ दक्षिण की तरफ आ रहा है, तो इसका शेडो इधर गिरेगा, छाया। ठीक है, तो फिर आपका किस तरफ जा रहा है बोले तो दक्षिण की तरफ जा रहा है। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। यदि स्वीट को XAHGU लिखा जाता है तो हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो क्या लॉजिक है यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्वीट लिखेंगे, SWEET। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एस का कितना है, 19 है, W का 23 है, E का 5 है, ये E का भी 5 और T का 20। इसका स्वीट का क्या है, XAHGU। अब इनका x का वैल्यू 24 है, A का 1 है, H का 8 है, G का 7 है और U का 21 है। अब देखिए यहाँ पर 19 है, इधर 24 है, तो 19 के साथ अगर हम +5 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। इधर 23, इधर 1 है A का, तो 23 से 1 कैसे करेंगे, इसको हम 27 भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि J 26 होता है तो A 27 भी होता है। तो 23 से अगर हम +4 कर देंगे तो 27 आ जाएगा। अब इधर 5 है, इधर 8 है, तो 5 के साथ +3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इधर 5 है, इधर 7 है, 5 + 2 7, इधर 20, इधर 21, 20 + 1 21। तो उसी लॉजिक के तहत हम अब किसका, हॉर्स का बनाएंगे। ठीक है, HORSE। अब H का प्लेस वैल्यू कितना है, 8 है, O का 15 है, R का 18 है, S का 19 है और E का 5 है। अब यहाँ पर हम पहले वाला में +5 बना देंगे, +4, +3, +2 और +1। तो 8 + 5 13, 15 + 4 19, 18 + 3 21, 19 + 2 21 और 5 + 1 6। ठीक है, अब 13 का मतलब M होता है, 19 का मतलब S होता है, 21 का मतलब U और एक 21 है U और 6 का मतलब F। तो फिर MSWF होगा हमारा आंसर। आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है, एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर। एरिया कितना है, 616 इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 इंटू R कितना है, रेडियस हमको नहीं पता है। रेडियस का मतलब त्रिज्या हमको पता नहीं है, तो R स्क्वायर ही हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, 22/7 R स्क्वायर इक्वल टू 616 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 22 R स्क्वायर इक्वल टू 616 इंटू 7 होगा। अब R स्क्वायर बराबर कितना होगा, 616 इंटू 7 डिवाइड बाई 22।
अगर हम 22 से 616 को काटे तो कितना बार कट सकते हैं? 28। अब आर स्क्वायर का वैल्यू कितना बचा है, तो फिर 28 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आएगा? 196 होगा। आर स्क्वायर का मतलब अगर 196 है तो आर का वैल्यू कितना होगा? रूट ओवर 196 कर देंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। आर का वैल्यू 14 है, मतलब त्रिज्या का वैल्यू 14 है। तो त्रिज्या को अगर हम इंटू 2 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? व्यास मिलेगा, यानी कि डायमीटर मिलेगा। हमें डायमीटर पूछा है, मतलब ऐसा ये सर्कल हुआ है, इसका यहाँ बीच से अगर लेंगे तो ये त्रिज्या होगा, और कंप्लीट लेंगे तो इसको डायमीटर या व्यास बोलेंगे। ठीक है, हमें को व्यास निकालना है। तो इस ये रहा आपका त्रिज्या। त्रिज्या हाफ होता है तो डायमीटर डबल होता है, फुल होने से डायमीटर होता है। तो आर को हम डबल करेंगे, आर इंटू 2। आर का वैल्यू कितना आया था? 14। 14 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा? 28। यानी कि डायमीटर कितना होगा या व्यास कितना हुआ? तो फिर 28 मीटर। आपका सी ऑप्शन में 28 दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। यदि x प्लस 2y इक्वल टू 27 और x माइनस 2y इक्वल टू -1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक काम करेंगे, पहले इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, x प्लस 2y कितना है? इसका वैल्यू 27 है, और x माइनस 2y का वैल्यू कितना है? -1 है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो x प्लस x कितना होगा? 2x, और इधर प्लस y प्लस 2y माइनस 2y क्या होगा? कट जाएगा, इक्वल टू 27 प्लस -1 करेंगे तो 26 होगा। मतलब 2x इक्वल टू 26 है, तो x इक्वल टू 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। तो फिर हमें x का वैल्यू कितना आया है? 13 आया है। अब हमें y का वैल्यू निकालने को बोला है, तो y का वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 27। अब x का वैल्यू कितना है? 13 है, तो 13 प्लस 2y इक्वल टू 27। 2y इक्वल टू 27 माइनस 13, तो 27 माइनस 13 कितना होगा? 14 होगा। तो फिर 2y इक्वल टू 14 हुआ है, तो फिर y इक्वल टू कितना होगा? 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो हमें y का वैल्यू पूछा था, तो y का वैल्यू कितना आया है? 7 आया है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। आपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े के दो टुकड़े क्रमश 330 रुपये और 270 रुपये प्रति मीटर के दर से खरीदे, और भुगतान काउंटर में 1000 रुपये का भुगतान किया है। आपको कितनी नकदी वापस मिलेगी? तो आपने दो कपड़े के टुकड़े खरीदे, एक 1.2 मीटर का है और दूसरा 1.3 मीटर का है। 1.2 मीटर के कपड़े का दाम कितना है? वैल्यू 330 है, और 1.3 वाला का मोल है आपका 270। ठीक है, तो पर मीटर का है, ये प्रति मीटर का है, लेकिन यहाँ पर आपने 1 मीटर से ज़्यादा खरीदा है। तो 330 रुपये वाला आपने कितना खरीदा है? पर 330 रुपये मीटर वाला कपड़ा आपने 1.2 मीटर खरीदा है, तो कितना होगा उसका प्राइस? 330 इंटू 1.2 कर देंगे हम, तो 0366033, तो प्लस करेंगे तो कितना होगा? 3960 होगा। अब यहाँ पर पॉइंट एक नंबर के आगे, एक संख्या के आगे है, तो पॉइंट यहाँ भी एक के आगे होगा, तो 396 रुपये पड़ेगा इस कपड़ा का प्राइस। अब अगला का कितना है? 270 है। 270 वाला आपने कितना खरीदा है? 1.3 मीटर खरीदा है, 1.3। इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 3 21, 2 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8,
27 इंटू 1 27, तो 0153। एक संख्या के आगे पॉइंट है तो यहाँ पर एक संख्या के आगे पॉइंट देंगे तो उसका रेट कितना हुआ 351। एक का 396 और दूसरे का 351। तो दो कपड़े का दाम कितना हुआ, एक का 396 और दूसरे का 351। तो प्लस कर देंगे दोनों को तो कितना आएगा 7 9 14 7, यानी कि 747। आपने काउंटर में कितना पे किया था 1000 रुपया। अब आपका कपड़ा का दाम कितना था 747, तो आपको कितना बैक कर देगा पैसा 10 माइनस 7 3, यहाँ पर 9 माइनस 4 5, यहाँ पर 9 माइनस 2 9 माइनस 7 2, यानी कि आपको 253 रुपये वापस मिलेगा। तो आपका ए ऑप्शन में ₹253 दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। बीना इंदु के भाई के बेटी है। इंदु के एक बहन चंदा और एक भाई गोपाल है। बीना गोपाल से किस प्रकार संबंधित है? तो इसको हम अंग्रेजी में भी एक बार देखेंगे। बीना इज द डॉटर ऑफ इंदुस ब्रदर। इंदु का भाई का बेटी है बीना। अब इंदु, पहले इंदु हैज वन सिस्टर, पहले हम इधर इंदु बना देते हैं, ठीक है। इंदु क्या है, लड़की है, तो माइनस बना देंगे। इंदु के क्या है, इंदु हैज वन सिस्टर चंदा, इंदु के एक सिस्टर है चंदा, माइनस कर देंगे चंदा को। एंड वन ब्रदर गोपाल, और एक भाई है गोपाल, ठीक है। तो गोपाल को हम प्लस कर देंगे पुरुष है। अब ये दूसरा वाला लाइन हमने पहले बनाया है, ठीक है। अब बीना इज द डॉटर ऑफ इंदुस ब्रदर। बीना कौन है, इंदु के भाई की बेटी है। इंदु के भाई कौन है, गोपाल, तो गोपाल की बेटी कौन होगी, बीना होगी। बीना बेटी होगी तो माइनस। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज बीना रिलेटेड टू गोपाल। बीना क्या लगती है गोपाल का, तो क्या लगेगी, बेटी लगेगी। तो आपका सी ऑप्शन में डॉटर दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख स्तनधारियों, गायों और कौओं के बीच सबसे अच्छे संबंध दर्शाता है? Which one of the following diagrams indicates the best relationship among mammals, cows and crows? अब mammals क्या है, स्तनधारी प्राणी, मतलब जो अपने बच्चे को छोटे समय में बच्चे को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उन लोगों को mammals बोलते हैं, स्तनधारी प्राणी। तो गाय अपने बच्चे को, बछड़ी को क्या पिलाती है, अपने दूध पिलाती है। कौवे पिलाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो हर प्राणी क्या होता, हर मेमल के अंदर क्या आएगा, काव आएगा, गाय स्तनधारी प्राणी में आएगा, COW लिख देता हूँ। और कौवे अलग होगा, कौवे का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, क्रो का, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम आपको कहाँ मिलेगा, आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन।